नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलेख लिखा कैसे जाता है, आलेख कहते किसे हैं और एक उदाहरण देकर समझाऊंगा कि आलेख लिखें कैसे। इस उदाहरण में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से तरीके से आप आलेख लिखेंगे। जैसे क्या है कि आप किताब में देखते होंगे बहुत सारा आलेख लिखा हुआ है, इतना सारा आलेख पढ़ेंगे याद नहीं रहेगा। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि आलेख कहते किसे हैं, आलेख है क्या। उसके बाद आलेख लिखने की तकनीक आपको बताऊंगा। मैं एक आलेख लिख करके आपको दिखाऊंगा और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप इस तकनीक को सीख जाएंगे कि आलेख लिखा कैसे जाता है। बहुत बारीकी से देखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आलेख लिखने की तकनीक आप सीख जाएं। मैं आपको ऐसा नहीं कि तमाम आलेख दे दूं लिख लो, आपको 10 आलेख मैं तैयार करा दूं 11वां परीक्षा में, तब क्या करेंगे। तो मैं एक आलेख लिख के बताऊंगा और उसी आधार पर आप बहुत सारे आलेख की प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से और उससे। तो हो सकता है कि जो आपने प्रैक्टिस किया है उसी में से आ जाए, या उसमें से नहीं आए तो जो आप टेक्निक में बताऊंगा उससे आप करते जाएंगे। तो आइए बिना देर किए मैं आपको बताता हूं कि आलेख किसे कहते हैं। आलेख का लेख से गहरा संबंध है। अब पहला प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि आलेख कहते किसे हैं। तो आलेख और लेख में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेख में आ उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा देंगे लेख में तो आलेख बन जाता है। और आ उपसर्ग लगाने का तात्पर्य क्या हुआ, आ उपसर्ग लगाने का मतलब क्या हुआ, वह लेख को सम्यक और सर्वांगपूर्ण बनाता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर सम्यक का मतलब क्या है और सर्वांगपूर्ण का मतलब क्या है। तो सम्यक का मतलब जो है समसामयिक, समय से जुड़ा हुआ, समय के सापेक्ष। और सर्वांगपूर्ण का मतलब यह है कि सभी अंगों से परिपूर्ण, अर्थात उसमें सारी चीजें आ जाएं। जिस विषय पर आप आलेख लिख रहे हैं उससे संबंधित सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाए तो क्या हो गया, आलेख। अब हम आपको यह बताएंगे कि आलेख किसे कहते हैं, आलेख की विशेषता क्या है। मान लीजिए आपसे परीक्षा में आ गया कि आलेख की विशेषता क्या है, तो आप ये 6-7 बिंदु हैं, ये मन की जिज्ञासा को शांत करने वाला होता है। अब आप सोच रहे हैं कि जिज्ञासा क्या है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, जानने की प्रबल इच्छा। तो किसी चीज को आपकी जानने की इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। तो आलेख कैसा होना चाहिए, मन की जिज्ञासा को शांत करने वाला होना चाहिए और ताजगी युक्त तथा भावपूर्ण होना चाहिए। अब ताजगी युक्त का मतलब क्या है, मतलब नया हो, समसामयिक हो और भावपूर्ण होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा भावना का भी अंश होना चाहिए। फीचर से थोड़ा कम रहेगा लेकिन एकदम से भावना गायब नहीं रहेगी। एकदम से भावना रिपोर्ट में गायब होती है, जब मैं आपको रिपोर्ट समझाऊंगा तब वहां पे बताऊंगा। भाषा कैसी होनी चाहिए आलेख की, तीसरा नंबर का बिंदु है। सरस होनी चाहिए, मतलब रसपूर्ण, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। ये सब आप समझ रहे होंगे। और एक चौथा बिंदु है कि आलेख जो होता है वह पुरानी जिज्ञासा को शांत करता है। जिज्ञासा मैंने आपको बताया, यह पुरानी जिज्ञासा को शांत करता है और नई को जगाता है। अर्थात जो कुछ आपके जानने की इच्छा थी, जो आपके मन में जानने की इच्छा थी, उसका समाधान प्रस्तुत करता है, उसको शांत करता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको नए ढंग से सोचने के लिए विवश करता है, नई जिज्ञासाएं आपके अंदर पैदा करता है। अगर उसको और आसान शब्दों में कहें तो ये आपके माइंड को क्लिक करता है डिफरेंट पॉइंट्स पर कि आप इस चीज को इस एंगल से सोचिए, इस चीज को इस एंगल से सोचिए। तो ये होता है नई जिज्ञासाओं को जगाना। विचारों की अधिकता होती आलेख में, मतलब आलेख जो होता है विचारपूर्ण होता है। बहुत सारे विचार होते हैं उस विषय पर, जिस विषय पर आप आलेख लिख रहे हैं वो विविध विचारों को लेखक जो लिखने वाला होता है आलेख उसमें डालता है। किसी बात को समझाने के लिए लेखक कई आयामों का, कई डायमेंशंस का सहारा लेता है और वो विचारपूर्ण तरीके से बातों को कहता है, तर्कपूर्ण तरीके से बातों को कहता है। विश्लेषणात्मकता से परिपूर्ण होता है आलेख। आलेख की एक और विशेषता क्या है, ये 6वां बिंदु है, वो विश्लेषणात्मकता से परिपूर्ण, मतलब विश्लेषण से भरा हुआ। विश्लेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एनालिसिस। मतलब किसी विषय पर अगर आप आलेख लिख रहे हैं तो आपके अंदर तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, तो विश्लेषण करेंगे, ऐसा है तो ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ। ये है विश्लेषण परक व्याख्या। जैसे वैज्ञानिक भी कोई खोज करते हैं तो उनका अपना विश्लेषण होता है कि अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ये है तो ऐसा होना चाहिए। तो ये है विश्लेषण परक लेखन की शैली।
आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए आलेख का, और नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये तो हो गया आलेख किसे कहते हैं, आलेख की विशेषता। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आलेख किसी विषय पर लिखते कैसे हैं। अगर आपको आलेख लिखना है किसी विषय, तो अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जिस विषय पर आलेख लिख रहे हैं उस विषय पर आप कितने ढंग से सोच सकते हैं, कौन कौन सी डायमेंशन में सोचते हैं, कौन कौन से एंगल से सोचते हैं। तो चलिए हम लिख रहे हैं आलेख आत्मविश्वास पर, कि आत्मविश्वास है क्या। तो आत्मविश्वास क्या है। अब आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्वास और आत्म। विश्वास का मतलब क्या है, भरोसा या यकीन, और आत्म का मतलब क्या है, स्वयं पर या खुद पर। तो आत्मविश्वास का मतलब जाहिर सी बात है क्या हो गया, कि जो खुद पर भरोसा करे, जिसको खुद पर विश्वास हो, क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं ऐसा, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे हम कहेंगे आत्मविश्वास क्या है। बात सही भी है, आत्मविश्वास कोई मूर्त चीज़ तो है नहीं कि हम दिखा देंगे देखो ये आत्मविश्वास है, वो तो अमूर्त चीज़ है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलचाल की भाषा में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आत्मविश्वास को थोड़ा आसान शब्दों में आपके सामने हम कहें तो क्या होगा, जैसे मैं अगर सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या है, ये मेरा विश्वास ही तो है। मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये आत्मविश्वास के कारण ही होता है। अगर हम आत्मविश्वास को गांधी जी के शब्दों में कहना चाहें, और आसान शब्द, तो गांधी जी का क्या कहना था इस विषय पे, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, ये कोड करने वाली लाइन है, तो ये काम की रहेगी आपको। तो गांधी जी के शब्दों में आत्मविश्वास क्या है। गांधी जी कहते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि किसी काम को हम कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस काम को कर सकते हैं, भले ही उस काम को करने की योग्यता हमारे में पहले से मौजूद ना हो। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे, भले ही उस काम को करने की योग्यता हमें पहले से मौजूद हो। तो आप यहाँ पर देख गए होंगे, समझ गए होंगे कि आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास का महत्व भी कितना है। अज्ञानता आत्मविश्वास के घटने बढ़ने में एक बहुत बड़ा कारक है। कैसे, जैसे आप मान लिया जंगल में किसी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई जंगल है और आपको पता नहीं है उस जंगल के बारे में, तो आपको डर लगेगा कि वहाँ जंगली जानवर होंगे, क्योंकि आपके मन में पहले से ही बात है। तो आप क्या, अरे जंगली जानवर होंगे, भेड़िया होगा, शेर होगा, क्या क्या होगा, आप डरेंगे, तो आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। अब अगर वहीं आपके पास सारे इक्विपमेंट हो, हथियार हो, 4-6 लोग हों साथ में, गाड़ी हो, तो आप जंगल में चले, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ भी ना हो, पता चला कि जंगल में कुछ नहीं है और खजाना है, आपको नहीं पता है, तो आप डरते रहें। लेकिन जैसे आपको पता चलेगा वहाँ बहुत बड़ा खजाना है और वहाँ जाएंगे तो रिस्क थोड़ा है, लेकिन खजाना हम प्राप्त कर सकते हैं, तो खजाने का जो लोभ है आपको क्या करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा और आप वहाँ रिस्क लेके चले जाएंगे, पूरा साधन खुद जुटा लेंगे। तो एक हो गया। दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे तालाब है, कोई दिख रहा है, आप तालाब गहरा है या छिछला आपको पता नहीं, पता चला कि तालाब छिछला ही है और आप दूर से हैं, डर के मारे पता नहीं उतरे, डूब ना जाए, तो आप क्या है, वहाँ आपका आत्मविश्वास डाउन हो रहा है, नीचे गिर रहा है। क्यों, अज्ञानता के कारण। अगर आपको ज्ञान होगा नहीं तालाब गहरा नहीं छिछला है, तो आप आराम से चले जाएं। आप वहीं किसी को उसमें जाते हुए देखेंगे, किसी जानवर या आदमी को, तो आपको क्या लगेगा, तो आसान है, हम भी निकल जाएंगे। तो लोगों को देख देख करके भी हम चीज़ों को लगता है कि नहीं ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। हम देखते हैं लोग असफल हो रहे हैं तो हम भी लगता नहीं, जब वो नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं कि लोग सफल भी हो रहे हैं तो उनको देख करके हम क्या करते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। फिर जो दूसरा बिंदु है उसको बोलते हैं कौशल या हुनर या स्किल। जैसे अगर आपके अंदर कोई हुनर है, ज्ञान है, कौशल है, स्किल है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आपके अंदर कौशल नहीं है तो आत्मविश्वास आपका गिर जाएगा। जैसे आप डिस्कवरी चैनल पर कभी देखे होंगे कि शेर को अमेजन के जंगलों में जो रहते हैं आदिवासी, एक छड़ी से मार के भगा देते हैं, डरा देते हैं, और हम आप बंदूक भी ले रहे हैं तो शेर दहाड़ेगा तो बंदूक हाथ से छूट जाएगी। तो उसके अंदर ये हुनर डेवलप हो गया, तो कैसे उसको हमें टैकल करना है। तो जैसे अब यहाँ का उदाहरण मैं दूँ कि अगर आपको तैरना आता है तो आप इस बात की परवाह ही नहीं करेंगे तालाब गहरा या छिछला, उतर जाएंगे और पार हो जाएंगे। तो ये हुनर जो होता है, आपके पास स्किल है, तो क्या करती है, आपके आत्मविश्वास को
बढ़ा देते हैं। अगर स्किल नहीं है तो क्या होगा, आपका आत्मविश्वास कम रहेगा। फिर असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना में आप दो बिंदुओं को देख सकते हैं, एक सामाजिक और पारिवारिक असुरक्षा। जैसे आपको ये लगता है कि नहीं, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े, तो आप जीवन में बड़ा से बड़ा रिस्क ले लेंगे। आपको डर नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारा परिवार हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश का सिपाही सेना पे जाकर अपनी जान गंवा देता है, उसका आत्मविश्वास कितना ऊंचाई पर रहता है। मुझे लगता है कि जितनी ऊंची लेह लद्दाख की पहाड़ियां हैं, पहाड़ हैं, वो उससे ज़्यादा हौसला बुलंद होता है उस सिपाही का। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके पीछे उसका पूरा देश खड़ा है। उसे कुछ होगा तो उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और हम देश के लिए अगर कुर्बान हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, तो हमें मान सम्मान मिलेगा। तो ये क्या करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन अगर यही हो कि नहीं, हम ये काम करेंगे तो इससे हमारा मान सम्मान गिरेगा, जैसे कोई गलत काम हम करने से क्यों घबराते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम गलत कार्य करेंगे तो लोग जानेंगे तो हमारा मान सम्मान घटेगा, तो क्या करता है, इसीलिए हम गलत काम करने से घबराते हैं। उस समय हमारा आत्मविश्वास कम रहता है, डरे हुए से रहते हैं, डरे डरे से कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें है, अधिक सुरक्षा व्यक्तियों को आलसी या कामचोर भी बना सकती है। अगर आपको अधिक सुरक्षा है तो आप सोचें क्या ज़रूरत है, हमें कुछ करना ही नहीं, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसका एक दूसरा भी पॉइंट है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, जब आपके पास खोने को कुछ ना हो, तो आप अति आत्मविश्वास में कुछ भी कर जाएंगे। जब आप जान ही रहे कि हमारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, जो कुछ करेंगे पाएंगे, नहीं करेंगे तब भी एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, डू और डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो। अगर आप खाक में हैं, फर्श पे हैं, तो फिर कहाँ, उससे नीचे कहाँ जाएंगे, तब तो आप अर्श के लिए उछाल मारेंगे ही मारेंगे। तो ये एक स्थिति होती है। ऐसे में आदमी थोड़ा ढीठ भी हो जाता है, अति उत्साह में भी, और वो कामयाब भी हो जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, वो भी आपके आत्मविश्वास को निर्धारित करती है। क्योंकि जीवन में घटने वाली घटनाएं सबके लगभग वैसे ही रहती हैं। जैसे क्या है, हवा सबके लिए बराबर ही चलती है, दीपक को बुझा देती है, और कहीं अगर आग लगी तो क्या, उसको भड़का देती है। हवा तो वही है, लेकिन वो दीपक को बुझा देती है और आग को भड़का देती है। इसी के लिए तुलसी ने कहा है, ये तुलसी की ही लाइन है कि सबय सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही दे तो बुझाए। तो हवा वही है, लेकिन दीप को बुझा रही और आग को भड़का रही। तो ऐसे ही जीवन की परिस्थितियां भी सबके लगभग वही होती हैं। तो उस पर आपका रिएक्शन क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो भी आपके आत्मविश्वास को निर्धारित करता है। अगर आपके जीवन में कोई घटना घटित हो रही तो उसमें आप टूट भी सकते हैं। परिवार आपके साथ है तो आप आलसी भी हो सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपके साथ सब नेगेटिव हो रहा है, बार बार आप असफल हो रहे हैं, बार बार आप असफल हो रहे हैं, जैसे महमूद गजनवी को देखा था आपने कि बार बार असफल हुआ था लेकिन बाद में जीत गया, तो उसने इस पर रिएक्ट कैसे किया। तो आप बार बार असफल हो रहे हैं तो आप टूट भी सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक ख्याल ये भी आ सकता है कि कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। कोई अगर बहुत साहसी व्यक्ति होगा, बहुत ही अति आत्मविश्वासी होगा, तो वो विपरीत परिस्थितियों में ऐसा ही सोचेगा कि जो कुछ होगा हम देख लेंगे, लेकिन कमज़ोर टूट भी सकता है। तो अब ये तो कुछ बिंदु हुए। मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास आपके जीवन में घटित घटनाओं पर आप प्रतिक्रिया कैसे करेंगे इस पर भी निर्भर करता है। आत्मविश्वास प्राप्त कैसे किया जाए। अब ये कोई मूर्त वस्तु तो है नहीं कि भाई आत्मविश्वास इतना यहाँ पर है, जाओ 500 रुपये लो और 1 कुंटल आत्मविश्वास लेके आ जाओ, या 500 किलो आत्मविश्वास लेके आ जाओ। ये तो प्राप्त करने वाली चीज़ है नहीं, ये तो एक अमूर्त चीज़ है, एक गुण है जो हम विकसित करते हैं। तो आप जीवन के छोटे, उसके लिए मैं उपाय आपको क्या बता रहा हूँ, आप जीवन के छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उन्हें प्राप्त करते चलिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात आपने बता दी, इसको कौन नहीं जानता है। सही बात है, मैं कोई नई बात बता भी नहीं रहा और बताऊंगा भी नहीं, और आपको कुछ नया करना भी नहीं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आपको वही करना है जो अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं
कि आप जब सीढ़ी बनाते हैं, घर बनता है, तो छोटे छोटे स्टेप्स आप रखते जाते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स रख करके फिर कुछ ऊंचाई पर जाकर एक चौड़ा समतल सा जगह बना देते हैं ताकि आपके पाँवों को वहाँ कुछ आराम मिल जाए। फिर स्टेप्स बनाते हैं और फिर वैसे चौड़ा समतल बना देते हैं ताकि आपके पाँव को आराम मिल जाए। तो आपको यही तो करना है ज़िंदगी में, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना है, उनको प्राप्त करते जाना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर कोई लक्ष्य निर्धारित करना और फिर प्राप्त करते जाना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप छोटी चीज़ प्राप्त कर ली, फिर दूसरी चीज़ प्राप्त कर ली, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा कि हमने ये किया तो ये पा लिया, ये किया ये पा लिया। लेकिन आपने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया और आप बार बार उसमें असफल हो रहे हैं तो आप टूट भी सकते हैं, फिर लगे नहीं तो असंभव है, हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करके आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, आपकी माँ एक एक चम्मच खिला के आपको कितना बड़ा कर देती है। आप ये भी जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे लक्ष्य आपके आत्मविश्वास को सागर जैसा गहरा और पहाड़ जैसा धैर्यवान और महान बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। आप पैदा तो करें दस्ते हुनर, फिर देखिए। आप पैदा तो करें दस्ते हुनर, फिर देखिए। पत्थर भी आपके हाथों में आईना बन जाएगा, पत्थर भी आपके हाथों में आईना बन जाएगा। ये रहा मेरा आलेख लिखने की तकनीक मैंने बताई। इससे थोड़ा अच्छा या ख़राब भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी।